वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे और आपके घर वाले भी खैर आफियत से होंगे। तो बेटा जी, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो हमारा था कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। उसको हमने मेजरिंग टेप तक पढ़ा था। वैसे मुझे बाद में याद आया कि मीटर रूल और मेजरिंग टेप तो हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने उनको डिस्कस कर लिए थे। चलें, कोई बात नहीं, अगर आपने वो पढ़ने हो तो पढ़ लीजिएगा, वरना उसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि वो आपके स्मार्ट सिलेबस में मौजूद ही नहीं। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो वन ईयर कैलिपर का था, लेकिन मजबूरन मैं आज आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक करवा रहा हूँ जो आपके स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे पास अभी इस वक्त वन ईयर कैलिपर मौजूद नहीं है, वरना मैं इंशाल्लाह वरना मैं वो ज़रूर करवाता। लेकिन इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इस 9th क्लास का, उसमें मैं वन ईयर कैलिपर को जो है वो लाजमी लेकर आऊँगा और उसको दिखाकर ही आपको सारी चीज़ें और सारी मेजरमेंट जो है वो मैं करवाऊँगा। ठीक है? तो अब इस तरह सबसे पहले हमारे पास अब बात आ जाती है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए पता हम पहले उनकी ज़रा डेफिनेशन लिख लें और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। लो जी बेटा जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम लिखेंगे जी ऑल द accurately non digits and first doubtful digit, all the accurately non-digits and the first doubtful digit is called, बल्कि are called significant figures। ठीक है, ये आपकी इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके जी, तो अब इसमें सबसे पहले बात आ जाती है कि ऑल दी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, यानी कि वो डिजिट्स जिसका हमें पता है, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ये बात जरा हमारे अभी भी डाउट है कि ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट वाली क्या बात है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास, पहले जरा ये डेफिनेशन एक जगह पे लिख लें, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट की हमने यहाँ पर बात करनी है। तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आपका क्या है कि सपोज कर लें कि आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं और उनको हमने कहा है जी कि आपके पास जी एक बुक मौजूद है और आपने उस बुक की लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, अब पहला स्टूडेंट आता है जी हमारे पास, वो ये कहता है जी कि सर इस बुक की जो लेंथ है वो 25.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 25 तो हमें कहीं ना कहीं कंफर्म होगा, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं होगा कि हमारा जो डेसिमल पार्ट है वो 2 ही है या कुछ और है। ठीक है, 2 3 है या 25.3 है या 25.23 है या 25.23 समथिंग कुछ और है, अभी ये हमें नहीं पता। तो ये हमारे क्या है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, क्योंकि अभी हम इस पे कंफर्म नहीं है। दूसरा बंदा आता है जी, वो कहते हैं जी इसकी जो मेजरमेंट है उसी बुक की 2.23 सेंटीमीटर है। अब इसका मतलब ये है कि ये 25.2 जो है वो आपकी दोनों मेजरमेंट्स के अंदर मौजूद है। अगर वो दोनों मेजरमेंट्स के अंदर मौजूद है, इट मींस कि ये तो हमारे हो गए कंफर्म। ठीक है, ऑल दी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स में चले गए, लेकिन ये वाला जो डिजिट है हमारा, ये अब चला गया डाउटफुल में, क्योंकि अब हमें ये नहीं पता कि ये कंफर्म है या नहीं। फिर तीसरा स्टूडेंट आता है और तीसरा कहते हैं जी इसकी जो है जी लेंथ है वो 25.234 सेंटीमीटर है। अब एक्यूरेटली नॉन डिजिट कौन से हो गए, ये 4। ठीक है, और ये अभी किसमें चला गया, डॉटफुल में आ गया। तो फिर हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके कि हम इनमें से कोई ऐसी वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें लग रहा होता है कि वो हमारे लिए सूटेबल है। तो हम इन तीनों में से ये दरमियान वाली वैल्यू जो है, इस तरह से हम कोई ना कोई वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि डाउटफुल डिजिट वो होता है जिसकी मेजरमेंट में हमें शक व शुबा होता है कि जी ये वैल्यू डेसिमल पार्ट के बाद जो है ये होगी या नहीं होगी, या इसमें कोई फर्क होगा। और ऐसे जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं तब भी ऐसे ही होता है कि अगर इंटीग्रल पार्ट जो डेसिमल पॉइंट से पहले होता है, जिसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, वो तो ठीक होता है, लेकिन डेसिमल पार्ट के बाद जो आता है उसमें से किसी एक आधी वैल्यू में फर्क आ जाता है। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं जी डाउटफुल डिजिट्स। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट 3 तरह की चीजों पर डिपेंड करती है। शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है हमेशा। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है जी, शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है जी, ऑन व्हाट फैक्टर्स, on what factors the accuracy of measuring
the accuracy of measuring a physical quantity, accuracy of measuring a physical quantity depends। ये अक्सर एक सवाल पूछा जाता है अपना लिखने बुक्स के ऊपर। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है जी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हमने मेजरमेंट करनी है, एक्यूरेटली मेजरमेंट करनी है, तो उसके लिए फिर हमें किस चीज की जरूरत है, वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास होता है वो होता है जी क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों, ये होता है। इट मींस के मतलब ये है कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ना हो कि अपनी अपनी बुद्धियों जैसा ले आओ कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट और उससे आप जो है जी वो शुरू करते हैं मेजरमेंट, और वो कहे जी जैसे भाई आपकी शक्ल नहीं ठीक तो इसका मतलब ये है कि मैं भी नहीं ठीक और मैंने अच्छी मेजरमेंट नहीं करनी। ठीक है, तो इसलिए बेटा हड्रामी नहीं करनी, अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेके आना है और उस अच्छे इंस्ट्रूमेंट से ही आपने मेजरमेंट करनी है। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। अब सवाल अब वो कहता है जी कि आप इस तरह करते हैं जी, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी वाला कोई इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं, कोई वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मीटर, रूल, मेजरिंग टेप, कुछ भी ले आते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किल ही अच्छी नहीं, मतलब कि आपको ऑब्जर्वेशन करनी ही नहीं आती, एवं आप लोग वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गए हैं जी हम हुकूमत चलाएंगे, लेकिन हुकूमत चलानी ही नहीं आती। ठीक है, उसी तरह से जैसे ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट तो बहुत अच्छा आ जाए आपके हाथ में जैसे वजीर आज़म साहब के हाथ में कुर्सी आई लेकिन उनको वतन चलाना नहीं आया, उसी तरह से आपके हाथ में अच्छा इंस्ट्रूमेंट तो आ जाए लेकिन आप देख के थरथली मच जाए आप में कि भाई बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गया है, हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारा कुछ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी स्किल भी होनी चाहिए, यानी कि आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करने का तरीका भी आना चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं है कि जी एक फुटबॉलर है, आप उसको कहेंगे चल मेरा पुत्र क्रिकेट मैच खेल, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, आप बाबर आजम का आप कह देंगे जी नहीं जी आपने टेनिस खेल लिया, उस बेचारे को चाहे पता नहीं टेनिस पकड़ना आता है, पता नहीं उसको टेनिस की स्पेलिंग भी आता है कि नहीं, वो तीनों माशाल्लाह जो अकमल ब्रदर्स हैं उनकी कदर उनको पता नहीं वो पढ़े भी हुए हैं कि नहीं, और उसको पता नहीं टेनिस की स्पेलिंग भी आती ना हो। तो इसी तरह से यही मिसाल है कि अगर आपके पास स्किल ही नहीं है, आपको काम करना ही नहीं आता, तो इंस्ट्रूमेंट जितना मर्जी अच्छा हो, एक बैट्समैन उसको बैटिंग करनी नहीं आती तो बैटिंग जितनी मर्जी, जो बैट्समैन है उसको बैटिंग करनी नहीं आती अगर, तो उसके बाद जो बैट हो वो जितना मर्जी अच्छी कंपनी का हो, वो टूंडा होकर ऐसे ही बैट पकड़ेगा, ये ऐसे पकड़ेगा बैट। उसी तरह से जिसके पास स्किल नहीं है वो अपना काम नहीं कर सकता, चाहे इंस्ट्रूमेंट जो है वो जितना मर्जी अच्छा आ जाए। ठीक है, और इसकी जो तीसरी बात है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, कि कितनी ऑब्जर्वेशंस की हैं। ठीक है, मतलब ये है कि कुछ अक्सर औकात ऐसा होता है जी कि हमारे पास पहली ऑब्जर्वेशन आ जाती है जी 2.2 सेंटीमीटर, दूसरी ऑब्जर्वेशन आ जाती है 2.32 सेंटीमीटर, ठीक है, या 2.3 सेंटीमीटर, और तीसरी आ जाती है जी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट है वो आ जाती है जी 2.5 सेंटीमीटर, ये इस तरह से कुछ आ जाती है, या 2 कर लें, 2.3 कर लें। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं कि हमारे पास जितनी हमने ऑब्जर्वेशंस की होती हैं उन सब को ऐड करके हम उनकी एवरेज निकाल लेते हैं। अगर हम 3 ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देते हैं, 4 ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो चारों को ऐड करके किस पे डिवाइड कर देते हैं जी, 4 पे डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये वो 3 बातें हैं जिसपे हमारी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो एक्यूरेसी है मेजरमेंट की वो डिपेंड करती है। तो बेटा इन सब को आपने भूलना नहीं है, तो जरा इसको एक दफा आप क्वेश्चन को नोट कर लें ताकि हम अपना अगला काम करें। तो अगला काम बेटा जी हमारा ये है कि हमने यहाँ से अब रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स करने हैं, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ, हम यहीं पे ही रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे। ले रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमारा जो रूल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो रूल्स में क्या होता है बच्चों, रूल्स में कुछ इस तरह से होता है कि हमारा जो पहला रूल है उसमें कहता है जी ऑल नॉन जीरो वैल्यूज या नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, हमारे जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट। अब नॉन जीरो नंबर्स कौन से बच्चों जी, नॉन जीरो नंबर्स
जो कि आपके 1 से 9 तक होते हैं। ये हमारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, नॉन जीरो नंबर्स हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लिखा हो 233 और आपसे पूछ लिया जाए कि जी बताएं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बेटा जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर कोई एग्जांपल दे दे जी 2579 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बेटा ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर बीच में पॉइंट भी आ जाता है तब भी क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, नॉन जीरो नंबर्स हैं। तो नॉन जीरो नंबर तो हमेशा क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। उसके बाद वो कहता है कि जीरो between two significant figures is also significant। कि अगर जीरो दो नॉन जीरो वैल्यूज के दरमियान में आ जाए तब वो भी क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 204 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। 5004 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जी, 4। फिर 2309 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जी, 4। इसका मतलब ये है कि वैसे तो जीरो आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जीरो अगर आपका किसी दो नॉन जीरो वैल्यूज के दरमियान में आ जाए तो वो आपका क्या होगा जी, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तीसरी ऑप्शन, तीसरी में वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट में वैल्यू आ जाती है, ठीक है, अगर आपके पास कोई पॉइंट में वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब ये है, वो कहता है जी कि अगर पॉइंट में वैल्यू आ गई 2.5330 तो क्या ये वाला जो जीरो है ये आपका सिग्निफिकेंट होगा, बिल्कुल होगा। याद रखना है कि जब भी डेसिमल पार्ट के इंटीग्रल पार्ट जब आता है डेसिमल पार्ट में, तो डेसिमल पार्ट के जो एंड वाला जीरो होगा, जो आपकी राइट साइड पे जो एंडिंग जीरो होगा डेसिमल वैल्यू में जिसके अंदर पॉइंट आया होगा, वो भी आपका सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 हैं। अगर उसके बाद बात करें 2 पॉइंट बल्कि चले 5.3070, अगर आप में इसमें से पूछ ली जाए तो इसके अंदर कितने हैं जी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जीरो को तो दो नॉन जीरोस के दरमियान में आ गया इसलिए सिग्निफिकेंट है, और डेसिमल पार्ट का जो एंडिंग जीरो होता है, जो राइट साइड पे जो जीरो आ रहा होता है, वो भी आपका सिग्निफिकेंट होगा। और चौथा क्या है कि अगर डेसिमल वैल्यू में जीरो राइट साइड पे आ जाता है, सॉरी लेफ्ट साइड पे, तब ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ 3 हैं। अगर हम इसमें देख लें 0.00021220 इसके अंदर कितने हैं। अब डेसिमल वैल्यू के लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरोस होंगे वो तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन राइट वाला तो एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट है ना। इसका मतलब इसके अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, इसके अंदर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट है, और ये मैं ड्रेस करने लगा हूं, और लास्ट हमारा जो है वो क्या है, वो उसमें साइंटिफिक नोटेशन की बात करता है। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को देखें बेटा जी, तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या बात वो हमें करता है, वो कहता है जी आपके पास जो पांचवा पॉइंट है, अगर वैल्यू इस तरह से आ जाए 1.02 into 10 पावर 4, तो वो कहते हैं जी ये जो 10 की पावर्स है ना, ये जो भी होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, ठीक है। इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होगा ये वाला नंबर, ये सिग्निफिकेंट होगा। इट मींस कि इस पूरी वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कोई और एग्जांपल ले लें, 5.9203 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -15, तो इट मींस कि ये तो आपका सिग्निफिकेंट में शामिल ही नहीं है। तो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए 1 2 3 4 5, इट मींस कि इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मौजूद हैं। तो बेटा ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हैं और इनकी चंद एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स को नोट करना तो कर लें, अपने ये सवाल लिख लें जो इसके ऊपर मैंने लिखे हैं और ये 3 बातें उसका आंसर है, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लें ताकि हम अपनी अगले काम हमारी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ मूव कर सके। और अब हम यहाँ से न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। जी बच्चों, तो अब हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करने लगे हैं। हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे न्यूमेरिकल्स तो नहीं करने, तो बेटा इसमें जो जो न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं वो 2 3 5 6 सॉरी 2 4 5 6 और उसके बाद 7 और 8 है, सॉरी 8 और 9 है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर करने हैं।
तो सबसे पहले बेटा हमारा जो पहला न्यूमेरिकल उसमें वो कहता है जी हाउ डू माइक्रो नैनो एंड पिको, हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो एंड पिको आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा क्या है जी 1 माइक्रो, आपने प्रीफिक्सेस पढ़े हुए हैं, 10 पावर माइनस 6 के इक्वल है। फिर है जी 1 नैनो, उसका हमें पता है वो 10 पावर माइनस 9 के इक्वल है। फिर आ जाएगा 1 पिको, उसका मतलब है जी 10 पावर माइनस 12। अब हमने इन दोनों के दरमियान में रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के दरमियान, इन तीनों के दरमियान रिलेशन है, तो हमने पहले इन दोनों के दरमियान में रिलेशन निकालते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ से, अब यहाँ पे लिखें नाउ, आपने डिवीजन करके रिलेशन निकालना है, इसका जो रिलेशन निकालने हैं तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे लिखे 1 माइक्रो, ठीक है, हम इसको डिवीजन के तरीके से करते हैं, डिवाइडेड बाय 1 नैनो, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर माइनस 6 ओवर 10 पावर माइनस 9। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ होगा 10 पावर माइनस 6, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 पावर प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आती है तो वो क्या हो जाती है, उसकी पावर प्लस में हो जाती है। बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें, माइनस 6 प्लस 9। तो बेटा यहाँ पर इस वक्त आपके पास क्या है जी 1 माइक्रो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 नैनो, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 6 10 पावर 3 आ जाएगा। तो बच्चे ये जो है इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा पहला रिलेशन आ जाएगा 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 पावर 3 नैनो। ले जी, ये हमारे पास रिलेशन आ गया पहला, ओके। अब हमने दूसरा रिलेशन निकालना है इन दोनों के दरमियान, तो इन दोनों के दरमियान में हम रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ से अगेन क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा पहले ऑल्सो यहाँ लिखेंगे जी 1 नैनो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 पिको, तो इधर आ जाएगा 10 पावर माइनस 9 ओवर 10 पावर माइनस 12। तो इसको भी वैसे ही आप ऊपर ले जाएं, इधर आ जाएगा 10 पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस 12। तो बेटा इधर आ जाएगा माइनस 9 प्लस 12। तो बेटा आप, और इस तरफ 12 में से 9 आप माइनस कर दें, यहाँ तो है आपका 1 नैनो डिवाइडेड बाय 1 पिको। अब यहाँ जब आप माइनस करेंगे तो 12 माइनस 9 आपके पास हो जाएगा 10 पावर 3, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 1 नैनो इज इक्वल टू 10 पावर 3 पिको। तो ये आपके पास दो का जो बाकी दो थी उनका रिलेशन भी आ गया, ठीक है। तो बेटा अक्सर लोग क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बस ये दो रिलेशन निकालते हैं और वहां से काम को खत्म कर देते हैं। लेकिन बेटा हमारे पास अभी देखें कि माइक्रो और नैनो का जो रिलेशन है वो अभी हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब माइक्रो और पीको का रिलेशन नहीं है, तो माइक्रो और पीको का रिलेशन यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से उसी तरह से डिवाइड करेंगे, 1 माइक्रो डिवाइडेड बाय 1 पिको is equal to 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 9। इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो 10 पावर माइनस 6 जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर हो जाएगी प्लस में, सॉरी इधर 12 आना है, ठीक है, और इधर भी आपका 12 आ जाएगा। तो बेटा बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो 10 पावर माइनस 6 प्लस 12, तो 12 में से आप 6 माइनस कर दे तो इधर आ जाएगा 10 पावर 6, और इधर आपके पास क्या है 1 माइक्रो डिवाइडेड बाय 1 पिको, ठीक है, ये आपके पास है। और इसको आप यहाँ से जाके मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास तीसरा रिलेशन भी आ जाएगा, और वो होगा 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 पावर 6 पिको, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास रिलेशन आ गया है, ले जी ये रिलेशन आ गया आपके पास, ओके। अच्छा बेटा जी देखिए, अब यहाँ पर ये हमारा काम पहला जो है वो कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल। अब दूसरा न्यूमेरिकल है जी, उसमें कुछ वैल्यूज उसने दी और उसने कह दिया आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। और मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किसका दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम है जी साइंटिफिक नोटेशन का। तो अब हमारे पास 1.4 न्यूमेरिकल है और उसका ए पार्ट है, और उसके ए पार्ट में उसने दिया है 1168 इंटू 10 पावर माइनस 27, 1168 इंटू 10 पावर माइनस 27। तो बच्चे हमें पता है कि जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट एंड पे होता है। तो हम यहाँ से कितनी वैल्यूज पॉइंट पीछे लेके आएंगे, 3 वैल्यूज, क्योंकि हमने पहली 2 वैल्यूज के साथ पॉइंट लेके आना होता है। तो 1.168 इंटू 10 पावर, वैल्यू पॉइंट पीछे गया है, तो जब पॉइंट पीछे जाता है तो पावर हमेशा प्लस में आती है, और ये 10 पावर माइनस 27 वैसे ही आ गया। बेसिस सेम है, 1.168 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 माइनस 27। तो बेटा 3 में से 27 को माइनस कर दें
तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी 1.168 इंटू 10 पावर माइनस 24। ये बेटा आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म, या जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा इसका बी पार्ट है, ठीक है। इसके बी पार्ट में हमें क्या कहता है 32 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5, 32 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। तो बेटा इसका तो वैल्यू वैसे ही एक पॉइंट पीछे है, तो इसको इधर ले आओ आप, तो 3.2 एक वैल्यू पीछे है तो 10 पावर 1 और इधर 10 पावर 5, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करने 3.2 इंटू 10 पावर 1 प्लस 5, तो इधर आ जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर 6। तो ये आपके पास एक दूसरी साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास मौजूद है। अब इधर आ जाएगी सी, और सी क्या है, सी हमें उसमें दिया हुआ है 725 इंटू 10 पावर माइनस 5 किलोग्राम। ये जरा ध्यान से समझिएगा, 725 इंटू 10 पावर माइनस 5 किलोग्राम। बेटा इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, पहले तो हमें नजर आ रहा है पॉइंट एंड पे है, तो इसको दो वैल्यूज पीछे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 7.25 इंटू 10 पावर 2, ठीक है। और ये है 10 पावर माइनस 5, और किलो, किलो कौन सा प्रीफिक्स था, किलो हमारा 10 पावर 3 का प्रीफिक्स था, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7.25 इंटू 10 पावर 10 10 10 बेसिस सेम पावर्स है, 2 माइनस 5 प्लस 3, तो 2 माइनस 5 प्लस 3 हमारे पास 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 5, ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.25 इंटू 10 पावर 0 ग्राम, ठीक है। और बेटा आपको लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.25 ग्राम। और बेटा ये आपका तीसरा आंसर यहाँ पर मौजूद है। अब इसका लास्ट है वो है जी 0.02 इंटू 10 पावर माइनस 8। जी डी पार्ट इसका हम करते हैं, ये बड़ा इसी तरह से आ जाएगा 0.02 इंटू 10 पावर माइनस 8। तो बच्चे ये पॉइंट अब चला जाएगा आगे, ठीक है। और ये कितनी वैल्यूज आगे गया, दो वैल्यूज, तो जब वैल्यूज आगे जाएगा तो माइनस में पावर आएगी, और दो वैल्यूज आगे गया है तो पावर -2 आ गई, और -8 वाली पावर को हमने वैसे लिख दी है। तो बेटा उसी तरह से 10 पावर ये क्या हो जाएगा -2 -8, तो -2 और -8 क्या बच्चे हो जाएगा 10 पावर -10। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया, ले जी ये आपका आंसर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे साइंटिफिक नोटेशंस जो हैं वो सारी बन चुकी हैं। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल हमारे 2 कंप्लीट हो गए, फटाफट से ज़रा इसको नोट कर लें जी बच्चों। तो अब हमारा फिर से अगेन उसने 1.5 में लिखा हुआ है जी, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, जैसे हमने इन क्वेश्चंस को किया है वैसे ही अब जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। उसमें भी 4 आपके पार्ट्स हैं। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो 6400 किलोमीटर में अगर हम इसको करें यहाँ से, तो ये बड़ा ही सिंपल है। पहला है जी आपका 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो बेटा हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमारा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको पीछे ले आएंगे, कितनी वैल्यूज पीछे आ जाएगा, ये 3 वैल्यूज पीछे आएगा, तो 6.4। अब डेसिमल पार्ट के बाद अगर आपने 0 लिखना और लिखे, नहीं लिखना और एंडिंग 0 ना भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 10 पावर 3 और साथ इसके आ जाएगा किलोमीटर। तो ये हमारी क्या बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, या फिर हमारी साइंटिफिक नोटेशन बन गई, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में हमें क्या कहता है 38 टेट्रा 0 किलोमीटर, ये भी बहुत आसान, 38 टेट्रा 0 यानी कि 4 जीरोस किलोमीटर। इसका पॉइंट भी हमें नजर आ रहा है, कहाँ पर है इसका पॉइंट, एंड पर। कितनी वैल्यूज पीछे जाएगा बेटा, 5 वैल्यूज पीछे जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3.8। आगे 0 लिखने हैं, लिखें नहीं लिखने ना लिखें, तो 10 की पावर आ जाएगी 5 किलोमीटर। तो ये आपके पास इसके दूसरे सवाल की भी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास यह मौजूद है, ठीक है बच्चे। अब इसका जो सी पार्ट है उसमें कितने जीरो है जी, 00 फिर 000 फिर 000, यानी कि टोटल 8 जीरोस है वहां पर। तो ये तो काम वैसे ही बड़ा आसान है, ठीक है। ये आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये पता है कि वैल्यू अगर कोई ना और सिर्फ जीरोस लगे हो तो जितने जीरोस होते हैं उतनी ही 10 की पावर होती है। तो इस वक्त हमारे 8 जीरोस हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चे। तो ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। और इसका लास्ट है बेटा सेकंड्स इन अ डे, सेकंड्स इन अ डे, ठीक है। सेकंड्स इन अ डे है हमारे पास बेटा। सबसे पहली बात यहाँ हम लिखेंगे 1 डे
हमारे पास क्या है जी, 1 डे है। अब एक दिन में हमें ये पता है कि 1 डे में हमारे पास, ये ऐसे लिखते हैं इससे, 1 डे, ठीक है, इज इक्वल टू, एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों, हमारे पास होते हैं जी, यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, कितने आवर्स हो गए, 24 आवर्स, ठीक है। और हर आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। इसका मतलब ये 1 डे है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 86,400 सेकंड्स। और इसको जब हमने साइंटिफिक रोटेशन में करना है तो ये कितनी वैल्यूज पीछे जाएगा, ये हमारे पास बेटा 4 वैल्यूज जो है वो पीछे जाएगा। तो हमारा 1 डे किसके इक्वल आ जाएगा, 8.64 इंटू 10 पावर 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये बेटा हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ले जी, ये न्यूमेरिकल भी हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है जी 1.6। तो 1.6 आपका 1 ईयर कैलिपर है। करवाने में इस वजह से लगा हूँ क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल इसको पढ़ा हुआ है, इस वजह से कुछ ना कुछ जो है वो आप लोगों को लाजमी समझ आ जाएगी। लेकिन इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो 1 ईयर कैलिपर भी होगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना, ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए भी बेटा, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 ईयर कैलिपर का जो यहाँ पे लिखा है जी कि मेन स्केल का जो फोर्थ डिवीजन है जो मेन स्केल की, इसमें क्या लिखा है जी आपके पास, 1 ईयर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल का क्या है, राइट साइड पर है, चौथी डिवीजन के साथ है, ठीक है, राइट साइड पर चौथी डिवीजन के साथ। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि 1 ईयर कैलिपर का 0 एरर पॉजिटिव कब होता है, जब उसका 1 ईयर स्केल का 0 मेन स्केल का 0 से राइट साइड पर होता है। तो यहाँ पर उसने यही लिखा हुआ है कि इसका आपने 0 एरर और 0 करेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे डिवीजन ऑन मेन स्केल, यही लिखा है जी यहाँ पर, आज 1 ईयर स्केल 0, ठीक है, मेन स्केल इसकी फोर्थ डिवीजन है मेन स्केल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन ऑन मेन स्केल पे इसकी डिवीजन क्या है। तो बेटा जी यहाँ पर हमारे पास है जी फोर्थ डिवीजन, ठीक है, फोर्थ डिवीजन है हमारे पास। हम इसको बस ऐसे पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पर ये डिवीजन है जी। और निकालना क्या है जी, 1 ईयर कैलिपर का हमने 0 एरर निकालना और 0 करेक्शन, ठीक है। बेटा सबसे पहले तो हमें पता है जी लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर, ये BC मींस 1 ईयर कैलिपर, और वो कितना है जी इसका, अगर हमने तो मिलीमीटर्स में निकालना है तो आपका 0.1 मिलीमीटर है, ठीक है। और अगर आपने सेंटीमीटर्स में निकालना है तो वो आपको पता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमने निकालना है 0 एरर, ZE मींस 0 एरर एंड 0 करेक्शन, ये दो चीजें हमने इसके अंदर से निकालनी है। सो नाउ बेटा हमेशा 0 एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, मेन स्केल की डिवीजन को उसके 0 एरर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम सेंटीमीटर में निकालते हैं। मेन स्केल की डिवीजन क्या, 4 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01, तो 0 एरर बचे आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव 0.04 सेंटीमीटर। तो ये 0 एरर तो आ गया हमारा। तो 0 करेक्शन निकालने का फॉर्मूला तो कोई नहीं है, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है as we know what we know, 0 error, 0 correction is negative of 0 error. It means कि 0 correction जो है वो 0 error का नेगेटिव है। तो 0 करेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव, 0 एरर क्या है, 0.04 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपके पास आ गया है इसका 0 एरर, 0 करेक्शन भी आ गई और हमारे पास 0 एरर भी यहाँ पर मौजूद है। तो बस इतना याद रखें, जब भी 0 एरर निकालना है तो मेन स्केल की डिवीजन को किससे मल्टीप्लाई कर देना आपने, उसके लीस्ट काउंट से। और 0 एरर निकल गया तो 0 करेक्शन अपने आप ही आ जाएगा, सिर्फ हमने साइन ही चेंज करना होता है। ये आपका बेटा हो गया 1.6, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी 8 और 9, ठीक है। हम इसको रेस करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने 8 और 9 की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बस ध्यान से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझना है, कोई मुश्किल काम नहीं है पहले चैप्टर के अंदर।
और इसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 7, 8 और 9 हमने करने हैं, क्योंकि बड़े बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जी चैप्टर 7, 8 और 9 करें, तो इसके बाद इंशाल्लाह वही करेंगे। तो ये तो आपकी वैसे बुक के ऊपर ही करने वाला है, लेकिन चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.8 न्यूमेरिकल है, ठीक है। पहले जरा हम वैल्यूज लिख लें क्या क्या है। जो आपका ए है, ए बी और सी तीन वैल्यूज है, ए बी फिर है जी सी फिर है जी डी, ठीक है। ये क्या क्या वैल्यूज हैं, पहले है जी 3.0066 3.0066 मीटर, फिर आपके पास है बच्चे 0.00309 किलोग्राम, 0.00309 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है 5.05 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, जी यही है 5.05 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और लास्ट आपके पास क्या है 2001 सेकेंड्स, ठीक है। सवाल उसने ये पूछा है कि इन चारों में से कौन से ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। तो बेटा अभी हमने रूल्स पढ़े थे कि अगर 0 दरमियान में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। हाँ, अब डेसिमल पार्ट की जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो तो 0 नहीं होंगे सिग्निफिकेंट, तो जो बाकी बचेंगे वो होंगे, कितने बचे बाकी 3, 0 और 9। इसका मतलब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 हैं। अभी हमने रूल्स में पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पार्ट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, लेकिन उसके साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। दैट मींस कि इसके अंदर भी कितने हैं 3, और इसके अंदर हमें वैसे ही नजर आ रहे हैं जी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारे कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर है जी, यहाँ पर ये बी और ये सी, ये दो ऐसे हैं जिनके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यही हमने उन्हें बताना था कि जी हमारे बी और सी के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बाकी ए और डी के अंदर तो 5 और 4 है, तो ये हमने उनको बता दिया। उसके बाद बेटा आपके पास है जी 1.9, बस खत्म होने वाला काम। इसमें बेटा आपके पास क्या है, देखिए जरा ध्यान से गौर करें। सबसे पहले आपके पास है जी 1.009 मीटर, इसके अंदर भी 4 ही हैं, ए बी फिर सी और फिर डी, ठीक है बच्चे। तो इसमें क्या है जी 1.009, यही है जी, हाँ जी यही है मीटर। उसके बाद बेटा हमारे पास है 0.00450 किलोग्राम, 0.00450 किलोग्राम, ठीक है। और उसके बाद बेटा जी हमारे पास है नेक्स्ट है जी 1.66 इंटू 10⁻27। एक मिनट ठहरे जरा, ये गलत तो नहीं हो गया, ये हमने गलत कर दिया कि यहाँ पर हमारे पास जो थे, यहाँ पर हमारे पास क्या था जी 301.0 सेकेंड्स, ठीक है। इसमें भी 4 ही हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि डेसिमल वैल्यू की राइट साइड पे जो एंडिंग 0 आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसका मतलब इसमें भी 4 ही हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो 1.66 इंटू 10⁻27, 1.66 इंटू 10⁻27, और इसके साथ यूनिट क्या है, यूनिट के वैसे नहीं, यूनिट है ही नहीं, और नीचे आ जाएगा 2001 सेकेंड्स। यहाँ पर तो उसने ये पूछा था कि हमें ये बताएं कि इसमें किन वैल्यूज में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और यहाँ पर हमने सिर्फ ये बताना है कि इन सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो नजर आ रहा है हमें, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, जरा मुझे बताएं, सोचिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें है जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि 0 जो है वो 2 नॉन जीरोस के दरमियान में आ गए हैं, तो लेफ्ट साइड वाले जो पॉइंट में जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये नहीं होंगे, तो इसके अंदर टोटल कितने हो जाएंगे 3। उसके बाद इनको तो हमने ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल ही नहीं करना, तो ये सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर भी 3 है, और ये चारों सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यूज आ गई हैं, तो उसमें 4, उसमें 3, उसमें 3 और उसमें 4। तो इस तरीके से हमारे ये न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए, तो फटाफट से इसको नोट कर लें। इसके बाद मैंने सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बताना है आपको, फिर हम अपनी बात को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर के अंदर आता है। वैसे तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है एक्सरसाइजेस के, लेकिन कोशिश करें कि उनको आप खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं आप उनको खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मिलता रिव्यू एक्सरसाइज का, जो आपके न्यूमेरिकल से ऊपर जो क्वेश्चन दिए हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर जो क्वेश्चन है आपके स्मार्ट सिलेबस वगैरह आपको नहीं मिलते उनके आंसर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो आंसर यहाँ पर लिख भी दूंगा। तो बेटा ये क्वेश्चन मैं इस वजह से करवाने लगा हूँ, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकली क्वेश्चन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स, यानी कि आपकी अभी तक की जितनी एज है आपने उसको सेकंड्स में करना है, ठीक है। तो इसमें आपने करना क्या है,
आपने यहाँ पर मैक्सिमम जो एज लेट करके चलना है वो 15 और मिनिमम 13 टू 15 के दरमियान में लेट करनी है आपने, इससे ना कम 13 से ना कम, ना 15 से ज़्यादा। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट करेंगे कि आपकी जो एज है वो है जी 15 ईयर्स। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, बात हमने करनी है 15 ईयर्स की। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखिएगा कि हमने सेकंड्स तक पहुंचना है। ठीक है, तो सेकंड्स तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास है जी 15 ईयर्स। ठीक है, किन से मल्टीप्लाई करना है उसको हमने, एक साल में कितने महीने होते हैं जी, 12 महीने होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक महीने में कितने दिन होते हैं, मोस्ट एवरेज अगर हम निकालें तो 13 डेज होते हैं। हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं जी, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, हर एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद तरतीब से लिख लें कि जी 15 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई 60। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी आंसर आएगा वो बेटा आपका सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। और कोशिश आप ये करें कि इससे अगले स्टेप में आप उसको कर लें साइंटिफिक नोटेशन में। और मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक नोटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर आपकी बनेगी वो 10 की पावर 8 बनेगी। ठीक है, यहाँ पर जो भी आंसर आए वो आपने लिख लेना है। तो इस तरीके से आपने ईयर्स, मंथ, डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स तक जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स आ जाएगा। तो फटाफट से इसको नोट कर लें। चलिए जी, तो क्या पढ़ा आज हमने, आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा, उनके रूल्स के बारे में पढ़ा और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा पहले चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 को शुरू करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर का लेक्चर मेरे बच्चों कोई भी बच्चा मिस ना करे। ठीक है, अब आप लोगों की तैयारी के दिन शुरू हो चुके हैं, अपने नोट्स बनाते जाइएगा। साथ साथ मैं इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर अंदर कोशिश मेरी होगी कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए और पूरी रिवीजन आप लोगों की हो जाए स्मार्ट सिलेबस की। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को भी ख्याल रखिएगा। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।